पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि एक शादी की वीडियो बनाने वाले को न्यूज़ रिपोर्टर बनवा के करना क्या चाहते हो? पहले ये स्क्रिप्ट याद कर लो, फिर सब समझाता हूँ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। दर्द पीने वालों की खामोशी में भी तूफान उठते हैं। ये बात और है कि गरजने वाले बरसते नहीं। ये केस एक तूफान लेकर आया था। जज्बात के साथ जुनून भी बह रहा था और बहने वाला था खून, और वो भी कई इंसानों का। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में आज के इस एपिसोड पर अपनी विशेष राय रखेंगे हमारे आज के मेहमान और जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं साहिल जोशी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसा अनसुना अनदेखा केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। हम सबके कई एम्बिशन होते हैं, नई जॉब, नए अवसर के तलाश में हम में से कई लोग महानगरों का रुख कर लेते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन कई बार फेल्योर का भी सामना करना पड़ता है। सक्सेस और फेल्योर के बीच में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें भटकने के भी चांसेस होते हैं। यह भटकाव कभी कभी एक गंभीर अपराध का रूप ले लेता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह 7 घंटे की एक ऐसी वारदात है जिसमें बीतने वाला एक एक पल कुछ जिंदगियों पर भारी पड़ने वाला था। यह है प्लॉट नंबर 160 जो मेरे पार्टनर ने पूरे 40 लाख रुपए देके कावेरी से खरीदा था। और ये रहे इस प्रॉपर्टी के पेपर्स, देखो। ये नकली पेपर्स है, असली पेपर्स ये है। ये प्लॉट मैंने खरीदा है कावेरी से। इन पेपर से कुछ नहीं होगा मनीषा। तू जानती है कावेरी कोर्ट में वही बोलेगी जो हम उसको बोलने को कहेंगे। वो तो साफ बोल देगी। ये प्रॉपर्टी उसने मेरे पार्टनर को। तुमने कावेरी को भी खरीद लिया, लेकिन तेरे साथ में उसको भी अंदर करवा दूंगी। कुछ नहीं कर पाएगी तू। तेरी भलाई इसी में, जो पैसे मिल रहे हैं रख, और इस प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स मेरे नाम कर दे, वरना। सूरजमल तेवतिया, तेरी धमकियों से डरती नहीं हूं मैं। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, देख लेना तुम। अगर मैं उसकी सिर्फ हड्डी तोड़ूंगा तो मेरे खिलाफ पुलिस में बोल सकता है। तुम उसे जान से क्यों नहीं मरवा देती? नहीं, जितना बोला है उतना कर। छाया, आज के लिए फिनिश कर दे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, अब हम कल मिलेंगे। ओके, बाय। हाय, आई एम मनीषा। मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? नो मैम, एक्चुअली हम बड़े लोगों को अकोमोडेट नहीं करते। इसके लिए आपको थोड़ा छोटा होना पड़ेगा। इतना छोटा चलेगा? संडे को आप कॉफी बनवा बनवा के थका देते हो, हाँ? और कितना अखबार पढ़ोगे? जाओ जल्दी से नहा लो, लंच का समय भी होने आया। वो फिल्म की टाइमिंग देख रहा था मैं। फिल्म देखने चलते हैं आज। तुम क्या कर रही हो? बाद में मत बोलना, संडे को टाइम नहीं देता तुमको। हाँ भाई। अरे कौन है ये? क्या कर रहा है तू? अरे कौन? अरे क्या कर रहे हो? दीदी, आपका ये सूरजमल तेवतिया के साथ इशू क्या है? बताओ ना मुझे। कुछ नहीं, और तुम पापा को कुछ मत बताना, वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। मत मारो ना, मत मारो। बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? शांति? यहाँ कोई शांति नहीं रहती। तेरी अक्ल घुटने पे है क्या? हाँ, शांति मतलब चुप्पी। देखो मेरी बात सुन।
मनीषा दी, ये क्या कांड कर दिया यार। सूरजमल को पिटवाने के लिए गुंडे हायर कर दिए। अरे छाया, क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने उसे सिर्फ सूरज को धमकी देने के लिए कहा है ताकि सूरज के साथ जमीन का मैटर सेटल कर सको। चुप 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 चुप। क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही हो? दरवाजा तो खोलो। क्या हुआ? दीदी, दीदी, आप लोग श्योर हो कि आवाज बिल्डिंग के 4th फ्लोर से ही आई थी और वो गोली चलने की आवाज थी? हाँ सर, मैं 4th फ्लोर पे ही रहता हूँ और मेरा फ्लैट उनके फ्लैट के सामने ही है। सर पक्का गोली चलने की आवाज़ थी और सर कुछ चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। सर जब हम उनके फ्लैट पर ये पता करने के कि आवाज़ किसकी है तो उनकी बेटी ने बताया कि उनके फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके माथे से खून भी बह रहा था। उसने हमें अंदर आने के लिए नहीं पूछा और अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा, तुमने बिल्डिंग के अंदर किसी अजनबी आदमी को आते हुए देखा था? नहीं साहब, मैंने यहाँ से किसी अजनबी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। इसको बोलो कि गाड़ी अंदर ले ले। अगर वाकई में 4th फ्लोर पर कोई है तो उसको इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस यहाँ पहुँच गई है। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। माफ पे जाओ। यहाँ पे या हाँ, प्रोफाइल प्रोफाइल नहीं हो। चलो लाइनें बोलो, एक्शन। आनंद, तुम मुझ पर बेकार में शक कर रहे हो। मेरे तो मम्मी पापा को मैंने छोड़ दिया, तब भी तुम मेरे। नेक्स्ट। सर पर अभी तो मैंने बस थोड़ी सी। मैडम आपका हुनर देख लिया हमने, अभी आप जाइए। सर मैं अरे मैडम, जब रोबोट का ऑडिशन होगा ना तब हम आपको बुलाएंगे। सर प्लीज बस। अरे मैडम जाइए ना, बेइज्जती करूंगा फिर जाओगे क्या? प्लीज लीव। सर ये तो 2nd फ्लोर वाला राहुल है सर। और ये कैब वाला लड़का कौन है? सर ये समझ नहीं आ रहा, ये हमारी सोसाइटी का तो नहीं है। इस कैब वाले लड़के की बॉडी लैंग्वेज कॉशियस लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीसीटीवी से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो कैब वाला लड़का महाराष्ट्र की नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर यहाँ आया और बिल्डिंग के सेक्रेटरी का कहना है कि वो लड़का यहाँ का नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का 4th फ्लोर पे ना जाकर किसी और फ्लैट में गया हो। बिल्डिंग के बाकी मेंबर से पूछो कि वो लड़का किस फ्लैट में गया। तो क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात का ये मोड़ आएगा। ग्वालियर में तुमसे ये सामना हो जाएगा। वैसे एक टैलेंट तो है आप में। आपके कहने पे मेरा ही बॉस मुझे आपसे सॉरी कहने। विपुल, सर मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मतलब अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। देवी जी ये कार्ड रख लीजिए। इस रोल में आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देवी जी अगर आगे कुछ हुआ ना तो मैं जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, ये लीजिए।
मुझे आज भी गिल्ट है कि मेरे वजह से तेरा करियर बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा जो प्लान है ना, उससे तेरे सारे रास्ते बदल जाएंगे। मैं तो तुझे फिल्में भी लॉन्च करने वाला हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? मेरी बात तुझे बकवास लगती है, लेकिन मैं सीरियस हूँ। एक मिनट, ये देख, मैं तो स्क्रिप्ट भी तैयार करके लाया हूँ। पता है किसने लिखी है? हाँ, मैंने। पढ़, पढ़ना। देखो प्लीज, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, मुझे जाने दो। मैंने बोला है पढ़ना है तो पढ़। सर ये ओम प्रकाश जी की दोनों बेटियां हैं। सर एक मिनट सर, यहाँ पॉज कीजिए जरा। सर ओम प्रकाश की बड़ी बेटी मनीषा के सर पर इस वक्त चोट नहीं है, लेकिन सुबह जब हम इनके फ्लैट पर गए थे तो इसके माथे पर चोट। सर मैंने सारे फ्लैट ओनर से बात की, वो लड़का किसी भी फ्लैट में नहीं गया। इसका मतलब यह है कि वो लड़का इस वक्त ओम प्रकाश जी के फ्लैट में मौजूद है। जब ये गाड़ी बिल्डिंग में अंदर आ रही थी तब तू इंटरकॉम पे किसी से बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू जानबूझ के गायब हो गया? साहब मैं जानबूझ के क्यों गायब होऊंगा साहब? वो तीसरे फ्लोर पे पानी ओवरफ्लो हो रहा था साहब, तो वही हम पानी का वाल बंद करने गए थे। सर कार में कोई भी पेपर्स नहीं मिले। गाड़ी के नंबर से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पर और किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर हरपाल जी एक मिनट। जी सर। ओम प्रकाश जी का कोई रिलेटिव रहता है महाराष्ट्र में? सर ये तो मालूम नहीं कि उनका कोई रिलेटिव रहता है नहीं, लेकिन हाँ उनकी छोटी बेटी छाया कुछ दिन पहले तक मुंबई में रहती थी। वो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने गई थी, लेकिन काम वाम मिला नहीं तो वापस आ गई। एक मिनट, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो, क्या काम? सर वो डिलीवरी देने आए। कौन से फ्लैट में? बहुत ही सॉलिड स्क्रिप्ट है। कहानी शुरू होती है मुंबई से। एक लड़की मुंबई आती है एक्ट्रेस बनने का सपना लेके, और बहुत स्ट्रगल के बाद ना उसे एक छोटा सा रोल मिल जाता है। गरिमा, मेरा तो एक ही सीन का रोल है, ऊपर से मेरे कैरेक्टर की एक भी लाइन तक नहीं है। तेरी तो कितनी लाइंस हैं? 6 शॉट रेडी है। दीदी एक मिनट, विपुल सुनना, तुमने तो बोला था इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कैसा इम्पोर्टेंट है? मेरे कैरेक्टर की एक लाइन तक नहीं है। इतने बड़े शो में तुझे काम मिला है, चुपचाप काम करने का नाटक क्यों कर रही है तू? मैं कोई मुंबई में भीड़ में खड़े होने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे नहीं करना ये काम। इतना मगजमारी करके तुझे यहाँ पे काम दिलवाया है और उसको बता रहे इतना ड्रामा? चुपचाप बैठ, रेडी हो। धमकी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तभी काम करूंगी जब मुझे लाइन मिलेगी। पहले आंसू दिखाए, उसके बाद जब रोल दे दिया तो आंखें दिखाने लगी। भाई तो तुझे लाइनें चाहिए थी ना, ये पढ़ना, भर भर के लाइनें हैं, और आगे की सीन्स ऐसा है ना कि आंखों में खून उतर आएगा। जो भी है उसे फटाफट यहां से रफा दफा कर। चल। जी मैम सबकाकार.com से आया हूँ, आपने ऑर्डर दिया था, आपका पार्सल है। हाँ, आप नीचे ही रख दीजिए। मैम पार्सल तो रख दूंगा, लेकिन आपको पेमेंट भी तो करना है, आपको कैश देना पड़ेगा 1024 रुपया। और मैम सिग्नेचर भी करना है, ये रजिस्टर्ड अंदर आएगा नहीं, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा प्लीज़। रुक, इस लड़के के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे सर, ये कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा उसने क्यों और किस मकसद से पूरी फैमिली को हॉस्टेज किया होगा। उस फ्लोर के बाकी के फ्लैट्स पूरी तरह से खाली करवाओ, फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाई पे रखो, एक मेडिकल टीम और एम्बुलेंस बिल्डिंग के पास बुला के रखो। यस सर। और हाँ, बिल्डिंग के सेक्रेटरी हरपाल से कहो कि हमें बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट दे, मैं तब तक बैकअप टीम बुलवाता हूँ। ओके सर। हेलो यूनिट 2, हेलो यूनिट 2। दरवाजा खोल। मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज। एक मिनट, डायरेक्टर को कन्विंस कर लिया तेरे लिए। अब गरिमा की ये वाली लाइन ना तू बोलने वाली है, ठीक है? मैंने मॉडिफाई भी कर दिया है। चल बोल के दिखा।
से लिया। अनन्या, तू समझ नहीं रही है यार। लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ फिल्मों में होता है। प्यार के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगा। दिल के रास्तों पे भी हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। सही है। शायद मैं गलत था। तुझ में भी एक कलाकार छिपा हुआ है। है ना? मानता है कि नहीं? बहुत जल्दी रंग बदलती है तू, लेकिन तेरा ये रंग बदलना ना मुझे पसंद है। अब ये खेल सिर्फ तेरा नहीं है, तेरे माँ बाप और तेरी बहन का भी है। तेरी बहन की वजह से। मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? तुझे जो करना है वो मेरे साथ कर, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन को छोड़ दे। सर, मैं छाया का फ्रेंड हूँ। मैं उसके साथ उसकी एकेडमी में काम करता हूँ। वो दोपहर तक मेरे साथ ही थी और रोज़ की तरह उसकी बड़ी बहन मनीषा उसे पिक करने भी आई थी। वहाँ पे मनीषा का किसी के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए चेक करने के लिए मैंने छाया को फ़ोन भी किया था कि वो लोग सेफली घर पहुँचे हैं कि नहीं। हाँ साहिल, तुम दोनों सेफली पहुँच गए ना? हाँ आराम से। अरे माँ, ऐसे क्या देख रही हो? दरवाजा तो खोलो। डोंट वरी, डोंट वरी। दीदी, सर, छाया ने फ़ोन अचानक काट दिया था, फिर काफ़ी देर से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था, इसीलिए चेक करने के लिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तुमने भी कहा कि मनीषा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था, किसी के साथ हुआ था? सर, वो सूरजमल तेवतिया के आदमी थे। मनीषा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। उसका किसी ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था सूरजमल तेवतिया के साथ। सूरजमल तेवतिया? सर, ये सूरजमल तेवतिया तो बड़ा लैंड माफिया है। पहले भी धमकी के कई केसेस पर। ये भी तो हो सकता है जो अंदर लड़का है उसे सूरजमल तेवतिया नहीं भेजा हो मनीषा और उसकी फैमिली को धमकाने के लिए। राहुल, एक काम करो, इस सूरजमल तेवतिया को उठाओ, कुट्टो। शायद सूरजमल के जरिए हम उस लड़के को रोक सके। ओके सर। तुझे अपनी बहन के लिए कुर्बानी देने का बहुत शौक है ना? हाँ, मरना तो अब तुम सबको है। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? हाँ? यार मुझे ना अभी छोटे मोटे रोल नहीं करने, लीड करना है यार। तू टेंशन मत ले, मैं ना एक मूवी डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुझे पक्का चांस। और डायरेक्टर? फेंक मत यार, फाइनेंसर है तेरे पास? हाँ, कौन देगा तेरे को डायरेक्टर? अरे छोड़ ना इंडस्ट्री की बातें, चल ना गेम खेलते हैं। ओके चलो। देख छाया, हमने तुझसे गाना गाने के लिए नहीं बोलेंगे। तुझे ना कुछ एक्साइटिंग सा करना होगा। क्या? तेरे ऑपोजिट में जो लड़का है उसे किस कर। ये क्या बदतमीजी है? कल हो गई है क्या? मैं किसी को किस विस नहीं करने वाली। तू जो नहीं कर पाई है ना, वो मैं अब आसानी से कर सकता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है पापा, मेरी ही भूल का नतीजा है ये। कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं भेजा मनीषा के घर पे। जिन लोगों को तुमने भेजा था ना उसके घर पे जमीन के कागजात पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए, उनको भी उठा लिया हमने। उगल दिया उन लोगों ने कि तुम चीज क्या हो। अब हमें ये बताओ, वो लड़का कौन है जिसने छाया और उसकी फैमिली को होस्टेज बना रखा है? मुझे कुछ पता नहीं है वो कौन है, किसने भेजा है किसको। मैंने बताया ना आपको, बल्कि ये मनीषा ने बाली को मेरे नाम की सुपारी दी थी। अगर मैं उसकी सिर्फ हड्डी तोड़ूंगा ना तो वो मेरे खिलाफ पुलिस में बोल सकता है। जान से क्यों नहीं मरवा देती इसको? नहीं, जितना बोला है उतना कर। कौन बाली? बोलो सूरजमल, चुप क्यों हो गए? बाली पहले मेरे लिए काम करता था, मेरा वफादार है वो। इसलिए जब मनीषा ने उसको मेरे नाम की सुपारी दी, उसने मेरे को सब कुछ बता दिया। सूरज सेठ, आप मेरे गुरु हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपकी मनीषा ने आपकी सुपारी दे डाली। अच्छा, तूने क्या बोला उसको? पैसे दे रही थी तो ले लिया, अब उसके कहने पे मैं आपको धमकी थोड़ी ना दे सकता हूँ। मैं तुझे डबल पैसे दूंगा, तू इस लड़की को रास्ते पे लेके आ।
अरे सेठ, मैंने उससे पैसे लिए हैं। ऐसा करता हूँ कि ये काम किसी और को दे देता हूँ जो इस इलाके का ना हो। तो तुम्हारी कहने पे बाली ने इस लड़के को मनीषा के घर पे भेजा है? अरे मुझे नहीं मालूम उसने किसको भेजा है, या भेजा भी है या नहीं। बाली कहाँ है? मुझे कोई आइडिया नहीं है वो इस वक्त कहाँ है। हाँ, एक फ़ोन नंबर है उसका मेरे पास। चुप चुप। सबको सेफ्टी के साथ बाहर लेके जाओ, क्विक। हाँ राहुल, ये सूरजमल तेवतिया ने बाली का जो नंबर दिया सर वो बंद है, और ये बाली कहाँ अंडरग्राउंड है इसका कुछ पता नहीं चल रहा। आर यू श्योर ओम के घर पे जो लड़का है उसको बाली नहीं भेजा होगा? कुछ कंफर्म नहीं है सर। बाली जैसा क्रिमिनल कुछ भी कर सकता है। इतना पूछने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है सर ये सूरजमल अब भी हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है राहुल, ये सिर्फ डराने धमकाने की बात है या फिर गेम कुछ और ही है? सब सेट है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब एक्शन शुरू करो। धमाका ग्वालियर में होगा लेकिन दिल्ली मुंबई तक सबकी हो जाएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरा पीछा करने को, क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? मैं पीछा नहीं कर रहा था, मैं तुमसे बात करना चाहता अरे मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? वो गिफ्ट लाया था तुम्हारे। मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम लड़कियों का ना समझ में नहीं आता। कभी जिंदगी में इतने करीब आ जाती हो हमदर्द की तरह, और जब निकालना होता है तो दूध में मक्खी की तरह निकाल देती हो। तुम जैसे लोगों को ना निकालना ही होता है, क्योंकि तुम एक नंबर के गुंडे हो, गुंडे। मेरी बात क्या बात सुनो? मुझे तुम्हारी बात नहीं। मेरी बात सुनो। मैं ना तुम्हारे फायदे के लिए यहाँ पे आया। तुम क्या बोल रही थी कि मैंने मूवी को कोई फाइनेंस नहीं करेगा ना? अच्छे खासे भाइयों के साथ मेरा कनेक्शन है, जैसे चुटकी में वो लोग फाइनेंस करते थे। देखो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी, है ना? तुम बस मुझे हाँ बोल दो, स्टार बना दूंगा। उस लड़के ने दीदी मेरा जीना हराम कर दिया है, जों की तरह चिपक के रह गया है मुझसे। तो उसका नाम नंबर बोल, उससे भी बड़े बड़े गुंडों को जानती हूँ मैं। 2 मिनट में सीधा कर दूंगी उसको। क्या बोल रही है मनीषा तू? ऐसा कुछ नहीं करना मैं। छाया बेटा, तू फ्लाइट पकड़ सीधे यहाँ आ जा, नहीं रहना तुझे मुंबई में। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? हाँ, टेंशन मत ले। तेरी बहन भी मान रही है और तेरे पापा भी। अब तो हमारी फिल्म जरूर बनेगी। तू भी ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जा। भरोसा नहीं होता? ये देख, ये ओम प्रकाश के फ्लैट का ब्लूप्रिंट। हॉल में 2 विंडो हैं। हॉल के दोनों तरफ एक बेडरूम है। सिंगल बेडरूम में 1 विंडो है, मास्टर बेडरूम में 1 विंडो है। अगर हमने इनकी विंडो से घुसने की कोशिश की तो वो शूट कर सकता है। अब हमारे पास 2 जगह बचती हैं। मास्टर बेडरूम का बाथरूम, इसकी विंडो, किचन के साथ जो बाथरूम है इसकी विंडो। हमें इन विंडो से अंदर जाना है। टीम रेडी करो। सर तेवतिया से इंक्वायरी करके लौट रहा था तो मुंबई पुलिस का कॉल आया मुझे इस कार की इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर, जिसमें वो लड़का आया था। ये कार विपुल भारद्वाज के नाम पे मुंबई के 4 बंगलों के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल इस एड्रेस पे ताला लगा हुआ है। और सर ये विपुल की फोटो है, ये देखिए। ओम प्रकाश की छोटी बेटी छाया मुंबई में रहती थी। इस विपुल का छाया के साथ कोई कनेक्शन? फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, सिर्फ इतना पता चला है कि ये विपुल फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और पिछले कई दिनों से ग्वालियर आ रहा है। पॉसिबल है इसका बाली और सूरजमल तेवतिया के साथ कोई कनेक्शन? बाली की कोई लीड? अभी तो कुछ नहीं सर। ये कहाँ से आ गया? इनको कैसे पता चल गया? राजीव जल्दी कैमरा लेकर आ। ग्वालियर की प्रार्थना अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे एक फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जी हाँ, दरअसल इस बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं और सच जानने के लिए आपका उन वीडियोस को देखना बेहद जरूरी है। लेकिन उन वीडियोस को दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन यहाँ पर मौजूद पुलिस को दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को घेरा हुआ है और चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है और किसी का भी अंदर से बाहर निकलना इस वक्त नामुमकिन है। देख,
क्या मोड़ है हमारी प्रेम कहानी में? अब हम भी पॉपुलर हो गए और हमारा प्यार भी, है ना? मेरे ऑर्डर का वेट करना, जब तक मैं ना बोलूं कोई मूव नहीं करेगा। क्लियर? ओवर एंड आउट। ये देखिए सर, ये कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। मैंने किसी को हॉस्टेज नहीं बनाया, मैं तो यहाँ छाया से मिलने आया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन पहले छाया की फैमिली और उसके बाद ये सोसाइटी, ये बिल्डिंग वालों ने मुझे फंसाया। और ये दूसरा वीडियो सर, ये देख। मैं मानता हूं कि मैं और मेरी बड़ी बेटी विपुल और छाया की शादी के खिलाफ थे, लेकिन अभी हम लोग इस शादी को करवाने के लिए तैयार हैं। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वापस चली जाए, कि हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है। और सर ये तीसरा, मैं और विपुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात सच है कि हमारा मेरी फैमिली से झगड़ा हो गया था, पर अब सब कुछ सेटल कर लिया है हम लोगों ने। ये लड़का बहुत बड़ा गेम खेलता है, ये यहाँ सब कुछ प्लान करके आया है और अब आसानी से भागने की फिराक में। इन वीडियोस ने चारों तरफ माहौल गर्म कर दिया था। इस वायरल वीडियो और सोशल मीडिया की लाइव फुटेज ने सनसनी पैदा कर दी है। इन वायरल वीडियोस ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि चारों तरफ बेचैनी सी नजर आ रही है। इन वीडियोस में पुलिस को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? पुलिस फिलहाल बैकफुट पर है। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिफेंसिव मोड पे रहे या अटैकिंग मोड पे। इस क्रिमिनल के सनक भरे खेल में क्या यह परिवार बच पाएगा? पुलिस वालों का कुछ करना तो पड़ेगा। ये लड़का मीडिया के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लाइव रिपोर्टिंग में पुलिस वाले पे गोली चला दी इसने। समझ में नहीं आ रहा है इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और सर इसको कंट्रोल करने का कोई जरिया भी नजर नहीं आ रहा है। लाइव रिपोर्टिंग की वजह से हमारी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस पे गोली चला दे। राहुल, मीडिया वालों को हटाओ यहाँ से, दूर भेजो इनको यहाँ से। क्विक। ओके सर। हम यहाँ पर सच दिखा रहे हैं, यहाँ पर दो प्रेमियों को पुलिस अलग कर रही है, लेकिन हम पूरी रिपोर्टिंग करेंगे। और देखिए पुलिस हमें धक्का दे रही है, पुलिस हमारी रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रही है। पुलिस देखिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से हमें धक्का दे रही है। हम सच का रिपोर्टिंग करने वाले, सिर्फ हम सच दिखाते हैं और अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोको सबको। सर आप हमें रिपोर्टिंग। एक मिनट, अंदर आओ, अंदर आओ। ये तुम्हारे कैमरे का बैटरी निकल गया, तुम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? दिखाओ जरा, चेक करो। और तुम सब जल्दी करो और उस तरफ जाओ, तुम थोड़ा इस तरफ जाओ। चलो जल्दी वो। ये देखे सर, ये आदमी बिना बैटरी के कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये मोबाइल को अपनी जेब में इस तरह से फंसा के लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था और फ्रेंड्स बुक पे अपडेट कर रहा था। ये देखे सर। ये सब क्यों कर रहे थे तुम लोग? और वो कौन? हाँ? इसकी जेब से विजिटिंग कार्ड मिला सर। प्रकाश डिजिटल लैब, वेडिंग स्पेशलिस्ट। तो शादी में वीडियो बनाता है, तो फिर यहाँ पर न्यूज एंकर बनकर लाइव रिपोर्टिंग क्यों कर रहा था? बोल। सर वो लड़का, उसने पैसों का लालच दिया था सर। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि शादी की वीडियो बनाने वाले को न्यूज़ रिपोर्टर बनवा के करना क्या चाहते हो? उसके साथ अब तू भी अंदर जाएगा। सर माफ़ कर दो सर, गलती हो गई सच में, मैं लालच में आ गया था सर। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हाँ मर गया साला। अननोन नंबर। हेलो विपुल, इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। अरे जिंदल साहब, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? वीडियो बना कर तू सोशल मीडिया पे वायरल करवा रहा है। क्या लगता है तुझे तेरा नंबर नहीं मिल सकता? ये जो गेम खेल रहा है ना, तू गेम खेलना बंद कर और बोल क्या डिमांड है तेरी? विपुल! 12 बजे शुरू हुई इस वारदात में 4 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं।
थोड़ी थोड़ी देर में इस बिल्डिंग से गोली चलाने की आवाज आ रही है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें जुनून का साइड इफेक्ट अपने चरम पे है। एक गोली एक कांस्टेबल को जख्मी कर चुकी है। अब सवाल यह है कि इस बिल्डिंग में मौजूद सारे लोग जिंदा है या इनमें से कोई किसी गोली का शिकार हुआ है। मौत का यह खेल अब पुलिस कैसे रोक पाएगी? तो फिर से मुझसे भागने की कोशिश कर रही है? हाँ? इधर आ! अगली बार मुझसे भागने की कोशिश की ना तो गोली बाजू से नहीं तेरे अंदर से जाएगी। तू समझती क्यों नहीं है? मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तू भरोसा रख मुझ पे। तू भी मुझे कभी धोखा मत देना। अगर मुझे धोखा दिया ना तो मैं हेलो, देखो मैंने तुमसे कहा था ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर गोली क्यों चलाई तुमने और किस पे चलाई? अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हो। मैं अपने प्यार पे गोली चलाऊंगा क्या? हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। लो किसी से बात करो, बोलो सब कुछ ठीक है। हाँ सर मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो छाया, देखा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। विपुल बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है? मैं तुम्हारी हर एक डिमांड पूरी करूंगा, लेकिन तुम छाया और उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पहले तो यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले सबको हटाओ, एक भी टिकनी नहीं चाहिए। मुझे और छाया को सेफ पैसेज चाहिए, वरना पता है ना। नहीं, देखो तुम छाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और नहीं उसकी फैमिली को। अरे पहले करके तो दिखाओ, फिर देखते हैं। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी पूरी टीम को लेकर यहां से जा रहा हूं। मिशन अबॉर्ड, सब नीचे आ जाओ। चलो चलो, हमें यहां से निकलना है। चलो आ जाओ, सब बिना हलचल के गाड़ी में बैठो, हमें यहां से निकलना है। जल्दी करो, क्विक। छाया सब सेट हो गया, सब मान गए, पुलिस वाले भी मान गए। हाँ इंस्पेक्टर, जैसे कि तुमने डिमांड की थी, हमारी पूरी पुलिस टीम यहां से निकल रही है। लेकिन देखो तुमने हमसे वादा किया है, छाया और उसकी फैमिली को बिना नुकसान पहुंचाए तुम छोड़ दोगे। हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम भी अपने वादे पे कायम रहना। हम यहां से जा रहे हैं, हमारी पूरी पुलिस टीम यहां से जा रही है। तुम चाहो तो ऊपर से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मीडिया में जाओ और जाके बाइट दो कि तुम मुझे और छाया को सेफ पैसेज दे रहे हो। ओके। गुड। अब आया ना लाइव वीडियो। हेलो हेलो, कहाँ मर गया था बे? अरे वहां पुलिस आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा दूर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चिंता मत कर, नीचे सब क्लियर है। मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। देखना कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है एकदम। चल ठीक है, तो चुपके से वीडियो भेजते रहे। वीडियो में कोई भी नहीं है, वहां तो लोग क्यों हैं? जगह तो सही है, बड़ा मुझे एड़ा बना रहा है। पहले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सब के सब, ये कोई नहीं छूऊंगा। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब कोई नहीं बचेगा। सर अंदर एक औरत बेहोश पड़ी है, रेस्क्यू करो, हॉस्पिटल पर जाओ जल्दी। और वो लड़का कहाँ है? सर वो लड़का उस रूम में, उसके साथ छाया भी है। उसने सर दरवाजा बंद कर दिया है। देखो किसी भी हाल में वो लड़का यहाँ से बच के नहीं निकलना चाहिए। सर मेरी बहन को बचा लीजिए, वो अंदर है। मनीषा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। इनको बाहर लेकर जाओ प्लीज, आप बाहर जाइए। विपुल
देखो अब तुम यहाँ से बच्चा नहीं निकल सकते, हमने घेर लिया तुम्हें। बेहतर यही है कि तुम सरेंडर कर दो। अरे बच के तो जाएंगे इंस्पेक्टर, और तुम लोग ही जाने दोगे? काशान पट्टी किया ना तो सबसे पहले इसको उड़ाऊंगा, उसके बाद खुद मर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, देखो तुम गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, हम तुम्हें जाने देंगे। प्लीज गोली मत चलाना, ठीक है? सब अपने अपने गन उसमें डालो और यहाँ पर टेबल पे रखो। जैसा ही करा वैसा करो, सब गन डालो उसमें। जल्दी करना, जल्दी करो जल्दी करो। इधर रखो, रख इधर, साइड हो, इस तरफ। देखो देखो विपिन, मेरी बात सुनो। सामने नहीं आना इंस्पेक्टर, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं ऐसे मत भागो, तुम अपने आप को समझ रहा हो? पीछे जा। दूंगा मैं गोली, मैं बोल रहा हूं मैं गोली मार दूंगा। नहीं देखो तुम गोली मत, हम तुम्हें जाने देंगे। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जाने दूंगा तुम्हें। तो बोल रहा हूं सामने नहीं आना। तुझे क्या लगा था तेरे कहने से चले जाएंगे हम? तुझे आसानी से भागने देंगे यहाँ से? लेके जाओ इसको। तुम ठीक हो शायद? लेकर मम्मी कहाँ है? कैसी है? वो हॉस्पिटल में, पापा है उनके साथ। तू ठीक तो है ना? ये एक रिश्ते का एक ऐसा फेलियर था जो इस भयानक वारदात की वजह बन गया। विपुल जैसे सरफिरे हर जगह मिलते हैं। जब भी लड़कियां इनकी छेड़छाड़ बदतमीजियां बर्दाश्त करती हैं और इग्नोर कर देती है, तब इनके हौसले और भी बढ़ जाते हैं। और विपुल ने तो ऐसा कोहराम मचाया जिसे काबू करने में 7 घंटे का समय लगा। जब हम मुसीबतों से दूर भागते हैं तब हमें लगता है कि मुसीबतें दूर हो गई, लेकिन मुसीबतों को जब तक हम जड़ से नहीं उखाड़ देते तब तक मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। प्रेम कहानी में जज्बात जब एक तरफा हो तो जुनूनियत अक्सर ऐसा ही फितूर अख्तियार कर लेती है। लेकिन छाया विपुल के सरफिरेपन से अच्छी तरह से वाकिफ थी। अगर वो मुंबई में रहते हुए विपुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लेती तो शायद विपुल ये हौसला करने से पहले कई बार सोचता और छाया और उसके परिवार की जान यूं खतरे में नहीं पड़ती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अकाउंटेंट साहब पूरे दुनिया का हिसाब करते हैं, मेरा हिसाब कब करेंगे? मन तो बहुत करता है स्वाति, लेकिन तुम तो जानती हो कमाई इतनी है ही नहीं कि फैमिली शुरू करने के बारे में सोच भी सके। मंथ एंड आते आते तो जेब खाली हो जाती है। बस एक अच्छी सी परमानेंट जॉब मिल जाएगी ना, फिर ये टेंशन खत्म हो जाएगी। राजीव, कहते हैं भगवान जिसे पैदा करता है उसका खाने का इंतजाम भी कर देता है। और क्या पता उसके आते ही हमारी किस्मत बदल जाए। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वाति अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे उदास मत हो। तो जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा सब्र और करो ना। जैसे अच्छी सी जॉब मिल गई ना परमानेंट, फिर देखना मैं कैसे बच्चों की लाइन लगाता हूँ। क्या नाटक लगा के रखा है तूने? हाँ, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, प्यार से समझा रही हूँ, खा ले समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब करके रखा है। एक कान के नीचे दूंगी ना, ये गिर जाएगी। क्या कर रही है तू ये? अरे बच्चे के चेहरे पे दाग आ गया ना तो कोई उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे तो आप ही बताओ क्या करूं मैं? किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हर इंसान को इज्जत से जीने का हक है तो फिर लड़कियों के साथ अलग बर्ताव क्यों? आप सब जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई जानकारी है कि किसी लड़की या महिला को देह व्यापार में धकेला जा रहा है, या फिर आप खुद लड़की या महिलाएं हैं जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो आप मुझे 4440645654 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं और मेरी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 444006। ए चलो धंधे पे लगो, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला बचाने।
पेमेंट है तेरे पास, जल्दी कर और निकल। भगवान की दया से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सर इस तरफ सर, यहाँ संभल सर। ये गाँव वाला यहाँ हल्का होने आया, इसने बॉडी को देखकर हमें इन्फॉर्म कर दिया। सब मरने से पहले सेक्स हुआ है, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या कोई जबरदस्ती, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं है सर, सिर्फ गले पे ये निशान। गाँव वालों ने बताया कि एक प्रोस्टिट्यूट है और ये सेटअप, ये कॉन्डम्स, ऐसा लगता है कि ये अपने कस्टमर्स को लेके यहीं आती होगी। और हाँ सर, शुक्ला, बॉडी के पास से पर्स मिला था और इसमें ये आइडेंटिटी कार्ड। विजय सिंह हो सकता है इसका कस्टमर होगा और इसी ने उसे मारा हो, लेकिन कस्टमर इसे क्यों मारेगा? सिर्फ पैसे के लिए? हो सकता है सर, क्योंकि बॉडी के पास सिर्फ उसका पर्स मिला है, लड़की का सामान या लड़की का आईडी प्रूफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है सब कुछ लेके फरार हो गए हों और जल्दीबाजी में सिर्फ पर्स यहाँ पे छूट गया। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। सर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जली हुई बॉडी मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे एरिया की अच्छे से तलाशी लो। सर, लेट्स गो। लगता है पेट्रोल जैसी किसी चीज से जलाया गया है। पहचानना भी मुश्किल है कि आदमी है या औरत। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे हम बॉडी की पहचान कर सके। मिश्रा, पता करो आसपास में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? शायद उससे इसकी शिनाख्त हो सके। विजय सिंह, इसका पता करो। जी सर। 5 किलोमीटर के दायरे में एक प्रोस्टिट्यूट और एक जली हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, पुलिस या प्रशासन? सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक वैश्या जिसके पास जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं, बात अगर पैसे की होती तो सिर्फ मारपीट तक होती, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। सर, जंगल में जिस औरत की लाश मिली थी उसका नाम मीना था, उम्र 22 साल। 15 साल की उम्र से इसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह में प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। वह 2 बार अरेस्ट हो चुकी है, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। और उसकी फैमिली, उनका कोई रिकॉर्ड? सर नहीं, उसका अभी तक असली नाम भी पता नहीं चला, तो फैमिली का कहाँ से पता चलेगा? पता नहीं इस धंधे में कब से है। फैमिली होगी भी तो सामने नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें उसकी मौत के दुख से ज़्यादा अपनी झूठी इज्जत की चिंता होगी। सर, मीना मर्डर केस में सस्पेक्ट विजय सिंह के बारे में पता किया। टेम्पो ड्राइवर है, विशाल नगर स्लम में रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद से वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगा। कभी कभी उन्हें घर भी ले आता था, जिस वजह से मोहल्ले में झगड़े भी होते। मतलब पॉसिबिलिटी है कि शायद मर्डर उसी ने किया। इसका कोई आता पता? सर, हम पता कर रहे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि विजय कल टेम्पो लेके निकला तो था, लेकिन वापस नहीं आया। उसके बाद किसी ने विजय को नहीं देखा। उसका फ़ोन नंबर मिला है, लेकिन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब ये हो सकता है कि मर्डर करने के बाद वो फरार हो गया। मिश्रा, इस विजय सिंह और इसका टेम्पो दोनों के लिए बोलो जारी करवाओ। जी सर। और वो जली हुई लाश जो मिली उसकी कोई शिनाख्त? सर, वो एक मीडियम हाइट के आदमी की, इस डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ कोई भी मिसिंग कंप्लेंट पिछले 1 हफ्ते में रजिस्टर नहीं हुआ है। दीपू, और लेके आ रहे, आदमी चल जाएगा। ए, घूरता क्या है? चाहिए तो माल ढीला कर। एक बार का कितना? 1000 फाइनल है। देता है तो बोल, वरना मेरा टाइम खराब मत कर। निकल यहाँ से।
चल मेरे राजा, चल शुरू हो जा। अबे कितना घूरेगा, शुरू हो जा राजा। सर मीना की मौत 18 तारीख की रात 8 से 11 बजे के बीच गला दबाने की वजह से हुई। गले पे मार्क्स के अलावा बॉडी पे कहीं चोट, खरोच या स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। सेक्स हुआ है, सीमेंट ट्रेसेस भी मिले, लेकिन सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा। मिश्रा, इस विजय सिंह के घर से उसके डीएनए सैंपल लो और इस सीमेंट के साथ मैच करो। जी सर। इसके टेम्पो का कुछ पता चला? सर हम पता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर जंगल में जली हुई बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। मेल बॉडी है, 28 से 35 के बीच। 18 तारीख की रात को 8 से 11 के बीच गला दबाने से मौत हुई है। इससे मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। सर आ चला। एक मिनट। हेलो, क्या? कहाँ पे? एक मिनट होल्ड कीजिए। तो गणेश नगर में एक औरत की बॉडी मिली है। बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिलने के पहले ही तो आ गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये तो फ़ोन अभी आपके सामने आया। मैं तो पहले वाली फ़ोन की इन्फॉर्मेशन देने आया था कि आदर्श नगर में एक आदमी की जली हुई बॉडी मिली है। सर आसपास के लोगों का कहना है कि इस औरत का नाम शबनम है। ये इस एरिया में धंधा करती थी सर। इन लोगों ने कई बार इसकी कंप्लेंट भी की है सर, लेकिन ये इसके बाद भी इस कमरे में कस्टमर बुलाती थी। ठीक है, चारों तरफ अच्छे से तलाशी लो। ओके सर। सर सेक्स रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं है, सिर्फ एक गले पे निशान है सर। सर ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये गला घोटने की वजह से इसकी मौत हुई। कौन है ये जो ऑलरेडी मजबूर और सताई हुई औरतों के साथ ऐसा कर रहा है? सर ये पर्स मिला है। कमल राणा। हाँ मिश्रा। सर यहाँ भी एक जली हुई बॉडी मिली है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले केस में थी। इसे भी पेट्रोल डाल के जलाया गया। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सर गांव के इन दो लोगों ने बॉडी को जलते हुए देखा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। कमल राणा, ये आई कार्ड उस औरत की लाश के पास मिला, शायद उसका कस्टमर हो सकता है। पता करो कौन है, कहाँ मिलेगा, सारी डिटेल्स। ये औरतें वैसी मौत से बदतर जिंदगी जी रही, पर किसी को उसमें भी चैन नहीं है। एक के बाद एक करके उन्हें मारे जा रहा है। अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, एक और प्रोस्टिट्यूट और एक और जली हुई लाश मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली 2 लाशें मिली थी। सवाल यह है कि इन हत्याओं का मकसद क्या है। ये जितने भी कत्ल हुए, उनके तरीके को देखकर लगता है कि इसके पीछे किसी एक शख्स का हाथ है, पर बहुत मुमकिन है कि पुलिस को उलझाने की या कातिल की कोई साजिश हो। बुलबुल, 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 कहाँ जा रही है? दरवाजा खोल। हामिद, आसपास कहाँ मार रहे हो तुम लोग? अरे कोई पकड़ो उसे। बुलबुल, राशिद, राशिद, क्या कर रहा है? सब पकड़ो हुआ। ए बुलबुल, अपने आप से बाहर आ जा। आपा तेरे को जान से मार देगी। ए बुलबुल, सब देखते हैं। सर 2 दिन के अंदर अंदर 2 प्रोस्टिट्यूट्स और 2 आदमियों की जली हुई बॉडी कुछ ही किलोमीटर के घेरे में मिलती है। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? कोइंसिडेंस? मिश्रा, सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, दोनों प्रोस्टिट्यूट्स की लाशों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। अब अगर एक आध केस में मिलता तो मान सकते थे कि किसी ने गलती से गिरा दिया, लेकिन दोनों ही केसेस में सेम गलती, वो भी 2 अलग अलग लोगों से। कंफर्म है कि ये दोनों केसेस रिलेटेड है। विजय सिंह और कमल राणा, इनके आधार कार्ड के बेसिस पे इनकी जितनी डिटेल्स मिल सकती हैं सब निकालो।
सुनिए, अभी निकलना जरूरी है क्या? कल सुबह तक का वेट नहीं कर सकते? इतनी रात हो रही है। अरे अर्ली मॉर्निंग तो मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना है ना। देखो अभी मैं निकलूंगा फरीदाबाद के लिए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पहुंचने। फिर जाकर सामान रखूंगा, थोड़ा सोऊंगा। हाँ तो और उसके बाद सुबह जाकर के मैं स्वाति क्या हुआ? इतना सैड फेस क्यों बनाया हुआ है? नहीं प्लीज स्वाति समझो ना। देखो ये बिल्कुल वैसी जॉब है जैसी मैं करना चाहता हूँ। पता नहीं राजीव, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अरे तुम बस ये सोचो कि अपना नया घर कैसे सजाओगी। चलो अब खुश हो जाओ। पहुंच के फोन करना। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। मिश्रा, यादव, टीम निकालो, लड़की को रेस्क्यू करने जाना है। जल्दी चलो। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार यहाँ पर एक 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती रखा गया और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए और इस बात की जानकारी पुलिस को खुद उस बच्ची ने दी और राहत की बात यह है कि पुलिस उसको बचाने में कामयाब हुई है। हटो उसको। सर हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप हमें बता सकते हैं ये बच्ची कौन है और इस पर अत्याचार करने वाले लोग कौन थे और आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली? इस बच्ची का नाम प्राची है। इसके माँ बाप नहीं, अनाथ, अपने इन रिश्तेदारों के साथ रह रही थी और ये लोग इस पर अत्याचार कर रहे थे और ज़बरदस्ती से मजदूरी करवा रहे थे। फिलहाल हम लड़कियों को एनजीओ के हवाले कर रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। हम बच्ची को उसके माँ बाप तो नहीं लौटा सकते, लेकिन एनजीओ के साथ कम से कम वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, विजय सिंह के आधार कार्ड से तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन कमल राणा के आधार कार्ड से उसकी फैमिली की डिटेल्स मिल गई। उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि उसके लेफ्ट पाव में स्टील की रॉड थी और हमें जो जली हुई डेड बॉडी मिली उसके लेफ्ट पाव में भी स्टील की रॉड। मतलब ये हो सकता है कि वो लाश कमल की हो। मिश्रा, कमल की फैमिली से कांटेक्ट करके उसका डीएनए सैंपल लो और उस जली हुई बॉडी के साथ मैच करो। सर। अबे तो पहली बार आया है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। टेंशन मत ले, तुझे बहुत मजा आने वाला है। और ये पुलिस वुलिस ना जुबेदा मैडम के जेब में होती है बे। हाय नीरज। भैया भैया प्लीज मेरी मदद करो। मुझे ये सब जबरदस्ती करवा रहे। इन लोग ने ना मुझे इंजेक्शन देके बड़ा किया। अभी मैं सिर्फ 13 साल की हूँ भैया, प्लीज मेरी मदद कर दो। अक्षय, मैंने बोला था ना कोई पछड़ा नहीं चाहिए मेरे को। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ ले? बताएगा हुआ क्या है? इसने मुझे बोला था वो लड़की 18 साल की है। उस लड़की ने मुझे खुद बताया वो 13 साल की लड़की है और तुम लोगों ने मिलकर उसे इंजेक्शन दिया है बड़ा होने। साली को तो मैं भी देखती हूँ, बताती हूँ उसे। जुबेदा, ये फिर भाग गई। तो क्या यह तय था कि इन मर्डर्स को अंजाम देने वाला कोई सीरियल किलर ही था, जो जानबूझकर देह व्यापार करने वाली औरतों के पास उनके आखिरी कस्टमर का आईडी कार्ड प्लेस करता था ताकि पुलिस मर्डर के इल्जाम में एक ऐसे मुजरिम की तलाश करे जो खुद शिकार था और कभी हाथ नहीं लगने वाला था, और वो इसलिए क्योंकि उसे जलाया जा चुका था। और अगर ये सच था तो ऐसा खेल रचने वाला कौन हो सकता था? आपके पति कब से गायब? सर 2 दिन से। 21 तारीख की रात 11 बजे वो ये कहकर निकले थे कि वो फरीदाबाद जा रहे हैं। अगले दिन 10 बजे उनको ऑफिस में रिपोर्ट करना था, तो उसके बाद से उनका कोई अता पता ही नहीं सर।
उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपने ऑफिस में पता किया? सर उनकी जॉब अभी लगी थी, वो ज्वाइन करने जा ही रहे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसी भी जल्दबाजी में निकल गए। ऑफिस का नाम, कंपनी का एड्रेस कुछ पूछ नहीं पाए सर। उनकी किसी से दुश्मनी या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा? नहीं सर, कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं। कोई अफेयर? बिल्कुल नहीं सर, हमारी लव मैरिज है। 1 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। ठीक है, आप इनके पास अपनी सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए, हम जल्द से जल्द आपके पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए। 6 हेलो, आसपास चेक करो। सर सेम पैटर्न का तीसरा केस, यहाँ ये, और वहाँ 4 किलोमीटर दूर एक आदमी की जली हुई डेड बॉडी, जिसके पास कोई फोटो आईडी नहीं। सर ये पर्स मिला है। और शायद बाकी केसेस जैसे मरने वाला भी इसका कस्टमर होगा जिसका ये पर्स। राजीव पालीवाल। राजीव पालीवाल? सर ये तो हुई है जिसकी बीवी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया? राजीव प्रोस्टिट्यूट के पास? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजीव प्रोस्टिट्यूट के पास गया था, या फिर गया था तो क्यों गया था, ये भी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप बॉडी की शिनाख्त करेंगे क्या ये राजीव की है या नहीं। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, सो प्लीज कोऑपरेट। चेहरा जला हुआ है, मैं कैसे बताऊँ कि ये राजीव है या नहीं? देखिए, राजीव की बॉडी पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो या कोई चोट का निशान जिससे आप उसकी पहचान कर सकें। बचपन में उनका एक ऑपरेशन हुआ था, तो राइट हैंड पे उनका निशान है। राजीव की फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं है सर। कोई तो होगा। होगा भी तो मुझे नहीं बताया सर, मुझे नहीं पता। हाँ भेजो। सुनो, ये फाइल आज ही भिजवा दो इमीडिएटली। ठीक है सर। सर मुझे एनओसी इशू करवानी है। एनओसी किस लिए? राजीव पालीवाल के घर पर कब्जे के लिए। आप कौन? रवि पालीवाल? जी सर, रवि पालीवाल, राजीव पालीवाल का जुड़वा भाई। सर न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राजीव का मर्डर हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं उसके घर की एनओसी इशू कर दी जाए, ताकि ऐसे ही कोई उसके घर पे कब्जा ना कर ले। सर ये हमारे बर्थ सर्टिफिकेट्स और राशन कार्ड वगैरह ज़रूरी दस्तावेज आप चेक कर लीजिए सर। अब उसके जाने के बाद इकलौता वारिस मैं ही हूँ सर। जिस न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि राजीव का मर्डर हो गया, उसमें ये नहीं पढ़ा कि उसकी वाइफ ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, और प्रॉपर्टी पर पहला हक वाइफ का ही होता है ना। वाइफ? वाइफ उस घर में रहती है? क्या बात कर रहे हैं सर, वो घर तो 1 साल से खाली पड़ा है, जब से राजीव पुष्पा भाभी और ख्याति को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया था। पुष्पा, ख्याति, ये कौन है? पुष्पा भाभी राजीव की वाइफ और ख्याति उनकी बेटी। 1 मिनट, राजीव की वाइफ का नाम स्वाति है, और उसने हमें बताया कि उन दोनों की 1 साल पहले शादी हुई है और उनका कोई बच्चा नहीं है। तो ये बेटी कहाँ से आई? क्या? सर 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी, ये रहा उसका प्रूफ। और आप हैं कौन? आप कौन है मतलब? मतलब राजीव ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनका कोई जुड़वा भाई भी है, और ना ये बताया कि उनकी पहली शादी हुई है जिससे उनकी बेटी भी है। ये बात तो मैं भी आपके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि राजीव ने मुझे भी कभी नहीं बताया कि उसने कोई दूसरी शादी भी कर रखी है। मेरे लिए तो पुष्पा भाभी उनकी वाइफ है और ख्याति उनकी बेटी, जिनसे मैं 6 साल पहले मिला था। तब ख्याति बहुत छोटी थी, अब तो कुछ 12-13 साल की होगी सर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिस घर में शिफ्ट हुए हमें 1 साल भी नहीं हुआ, उस घर में आप उनसे 6 साल पहले मिल चुके हैं। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं हमारे फरीदाबाद वाले घर की बात कर रहा हूँ। उसी घर के लिए मुझे एनओसी भी चाहिए। आप राजीव के साथ उसी घर में रहते थे? जी सर, शुरू से हम लोग साथ ही रहते थे। इनफैक्ट मम्मी डैडी के जाने के बाद तक हम लोग साथ ही थे। फिर मैं काम के चक्कर में पुणे शिफ्ट हो गया। मुझे याद है करीब 2 साल बाद राजीव ने शादी की थी।
मैं शादी में भी नहीं आ पाया था सर, काम बहुत ज़्यादा था। तो अभी 6 साल पहले मैं पुष्पा भाभी और ख्याति से पहली बार मिला था। ये झूठ बोल रहे हैं सर। अगर सच होता तो राजीव ने मुझे बताया होता। सर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ सर, आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सब सच और झूठ पता लग जाएगा। जब राजीव और मैं पैदा हुए तो हमारे हाथ जुड़े हुए थे, बाद में ऑपरेशन करके अलग किया गया, निशान आज तक है। हाथ पे निशान की बात तो आपने भी कही थी, राजीव के कौन से हाथ पे निशान था? सर सीधे हाथ पर। बिल्कुल सही है सर, मेरे उल्टे हाथ पर है। ये देखिए, जब हम पैदा हुए हमारे हाथ जुड़े हुए थे सर। स्वाति जी आपका दुख समझते हैं, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं। और वैसे अगर आप ध्यान से देखें, मूंछ लगाकर ये हूबहू राजीव जैसे ही दिखते हैं। मिश्रा, रवि का डीएनए सैंपल लो और डेड बॉडी से मैच करवाओ और इनके डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करो। और अगर सब कुछ सही निकलता है तो एनओसी दे दो, लेकिन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद। और इनका घर भी लोकल पुलिस की मौजूदगी में ही खोलो। सर थैंक यू सर। गुप्ता, गुप्ता, पूरा घर चेक करो। ये कंफर्म मर्डर लग रहा है। बॉडी जानबूझकर नमक डालकर गलाई गई है ताकि बदबू दबाई जा सके और बॉडी गलकर खत्म हो जाए। मरे हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, सिर्फ कंकाल बचा है। इस केस की फाइल हमें हैंड ओवर करो, क्योंकि इस केस से जुड़ा हुआ केस हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके, इनसे इस केस की फाइल ले लेना। ओके सर। मेरे पीछे ये राजीव का घर है, जिनका कत्ल प्रोस्टिट्यूट और उनके कस्टमर के सीरियल किलिंग के दौरान हुआ। जांच के बाद पहली बार पुलिस की टीम राजीव के घर पहुंची है। घर की तलाशी ली गई तो घर के अंदर से एक कंकाल मिला। हालांकि उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई, मगर पुलिस को शक है कि ये कंकाल राजीव की पहली पत्नी या फिर बेटी का हो सकता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये मामला महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये सारे कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा है। आखिर कब रुकेगा मौत का यह सिलसिला? ये लाशें अभी भी मिलती रहेंगी। आप बता सकते हैं मरने वाला कौन हो सकता है? सर मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राजीव की फैमिली भी है। पता नहीं था या बताना नहीं चाहती? सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच बोल रही हूँ। आपके लिए सिर्फ एक केस होगा, पर मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है सर। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि राजीव मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनसे पूछती उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक, जा सकते हैं। दामिनी सर, ये रवि का जुड़वा वाला एंगल चेक करो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि एक सगा भाई अपने भाई की मौत पर, शादी पर कहीं भी नहीं पहुंचा, लेकिन मौत की खबर मिलते ही प्रॉपर्टी की एनओसी कराने पहुंच गया। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई के मरने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी कहाँ है। रवि और राजीव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डिटेल्स निकलवाओ और जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिए हैं अच्छे से चेक करो। सर मैंने राजीव के फरीदाबाद वाले घर के पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि राजीव अपनी पहली बीवी पुष्पा और बेटी ख्याति के साथ उसी घर में रहता, पर करीब 1 साल पहले अपनी बीवी और बच्ची को लेकर अचानक से कहीं गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे वापस नहीं देखा। और हाँ सर, पड़ोसियों ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक लड़की को देर रात उस घर के बाहर देखा था। मैं खुद डर गई थी सर। पहले लगा कि भूत वूत है। लड़की का मुंह बंद करके घसीटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके गए। साहब एकदम कंच लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, जैसे वो रेड लाइट एरिया में औरतें लगाती है ना, वैसे साहब। देखने में एकदम बच्ची, मतलब शरीर छोटा, जैसे उम्र बड़ी ही नहीं। साहब वो 2 मुस्टंडे उस दिन उसको खींच के लेके जा रहे थे, गाड़ी में बैठाया। मुझे वो लोग सही नहीं लगे साहब, बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि इसमें प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वालों का हाथ। हमेशा सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का भी एंगल हो सकता है।
चारों तरफ नजर रखो, आंखें खुली रखो, खबरियों को भी अलर्ट कर दो। जरूरत पड़ती है तो फरीदाबाद पुलिस से भी हेल्प लो, मैं बात कर लूंगा। पर ये रवि और स्वाति पर भी नजर रखो। इनकी ये जुड़वा भाई, 2-3 शादियां, प्रॉपर्टी, इन सारी की सारी बातों पर मुझे डाउट हो रहा है। सर सर झिलमिल के बॉडी पे मिले सीमेन का डीएनए उसकी बॉडी से 4 किलोमीटर दूर जो जली हुई बॉडी मिली थी उसके डीएनए से मैच करता है, लेकिन सर वो डीएनए रवि के डीएनए से मैच नहीं करता। इसका मतलब वो लाश राजीव की नहीं है और राजीव का पर्स वहां पर जानबूझकर हमें गुमराह करने के लिए डाला गया था। लेकिन अगर ये भी सीरियल किलर का काम है तो वो ऐसा क्यों करेगा, जबकि पिछले दोनों केसेस में उसने ऐसा नहीं किया था। तो फिर कौन है ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? ख्याति। मम्मी पापा दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं 1 साल पहले उनको क्या हो गया। वो मम्मी को बहुत मारते थे, बोलते थे वो प्रोस्टिट्यूट है, गंदा काम करते। मम्मी मना करती थी, बहुत रोती थी, पर पापा उनकी बात सुनते ही नहीं थे। फिर पापा मुझे भी मारने लगे, गुस्सा करने लगे कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मेरा बाप कोई और है, जिसके साथ मम्मी दिन रात रोती थी, सोचती थी कि एक दिन पापा ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इतने दिनों तक। थैंक यू अंकल। अगर आप मेरी मदद नहीं करते, मुझे बचाते नहीं, तो मैं अपनी जान ले लेती। पहचानती हो? हाँ, ये मेरे पापा हैं। बेटा इनके हाथ पे चोट का निशान है ना? हाँ। कौन से हाथ पर? सर सीधे हाथ पर सर। पक्का? सोच लो। हाँ सर पक्का। मैं वाइफ हूँ उनकी, मुझे तो पता ही होगा ना। पॉइंट। स्मिता जी, ये बेटी है राजीव की। आपकी शादी को 1 साल हुआ होगा, लेकिन इसने अपने बाप को बचपन से देखा है और इसका कहना है कि उसके दाएं नहीं बाएं हाथ पर निशान है ना बेटा? हाँ अंकल, पापा के सीधे हाथ पर नहीं, उल्टे हाथ पर निशान है। सर मैंने उतना ही किया सर जितना राजीव ने मुझसे करने को कहा। तूने इसे क्या कहा था और क्यों? पुष्पा की वजह से, एक प्रोस्टिट्यूट की वजह से मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी राजीव पालीवाल की पहचान को मिटाने का सोचा। लेकिन नए नाम, नई जिंदगी के लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। अगर मैं घर बेचने जाता तो आस पड़ोस के लोग मुझे पकड़ लेते, इसलिए मैंने जुड़वा का नाटक किया ताकि पुलिस के सामने घर में घुसूं। और राजीव तो मर ही चुका था, पुष्पा और ख्याति की कहानी भी खत्म ही थी, पर उसके पहले हम ख्याति तक पहुंच गए। समाज जिन बेचारी औरतों को छुप कर नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है, तूने उन्हें वहां भी चैन नहीं लेने दिया। किसने हक दिया तुझे उनसे नफरत करने का? तूने जो किया है ना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अब जेल में तेरा एक एक दिन बद से बदतर बीतेगा। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने किया क्या है। राजीव ने कुल 11 लोगों को मारने की बात कबूल की, जिनमें 5 वेश्याएं थी। उसका कहना था कि वो समाज से वेश्यावृत्ति को खत्म करना चाहता था।
प्रोस्टिट्यूट, वैश्या, ये शब्द हमारे समाज में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर ये गाली है तो फिर ये गाली पूरी मर्दजात और समाज के लिए, न कि सिर्फ औरतों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि औरत का ये रूप मर्दों ने अपनी वासना को पूरा करने के लिए बनाया, पर आज भी औरतों को उनका हक और अधिकार नहीं दे पाया। इन मजलूम औरतों की बदतर हालात कब सुधरेंगे? ये काम सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि ये काम होगा जब समाज में इन औरतों के साथ हमदर्दी और सहानुभूति जताई जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।